बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत पहले ही स्टेबल नहीं थी, उसके बाद फिर सियासत में अनस्टेबिलिटी जब आई तो उसने मईशत को एक बार फिर से तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में से निकालना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई और पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया, फॉरेन कंट्रीज़ जाना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पर तो हमारा कोई मुस्तकबिल है ही नहीं। फिर आईएमएफ वाला मामला आया, आईएमएफ से हमारा मुआहिदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर आईएमएफ से आखिरी की तारीखों में मुआहिदा भी हो गया। उसके बाद फिर हमें यूएई ने भी एड दी, अब चाइना ने भी एड दी और आईएमएफ से भी पहली किस्त हमें मिल चुकी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा। लेकिन क्या वाकई सियासी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ पाएगा? क्योंकि अगर सियासत में इस्तेहकाम नहीं आता तो मईशत में भी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा, क्योंकि जब आपकी सियासत ही स्टेबल नहीं होगी, जब आपके हुक्मरान ही स्टेबल नहीं होंगे, जो स्टेबल पॉलिसीज़ हैं वो नहीं मुतारिफ करवाएंगे, तो कोई भी आप पर एतमाद कैसे करके अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सकेगा? क्या आइंदा दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो सकेगी? क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर बेहतर हो सकेगा, या सियासत का ये जो बुरा असर है वो मईशत पर इसी तरह पड़ता रहेगा? इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम आज की बात में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर महमूद साहब, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं केसीसीआई के। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान में क्या बेहतरी देख रहे हैं या क्या ख़राब सूरत हाल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो अनस्टेबल हुई हुई है, उसकी वजह से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर असरात पड़ रहे हैं वो क्या है और वो किस तरह से सही किए जा सकते हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, ये इकोनॉमी के ऊपर आप कोई काम नहीं कर सकते जी। तो हम तो ये समझते हैं कि ये लोगों को, ये जो हमारी अथॉरिटीज हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट है हमारी, और जो सियासी पार्टियां हैं और जो इदारे हैं, ये सब एक पेज पे बैठ के एक जैसे मिसाक जमहूरियत किया गया, इसी तरीके से मिसाक मईशत किया जाना चाहिए। और जो हमारी पॉलिसीज हैं, वो असल मसला हमारा ये है कि जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी लेके आती है। अब जैसा कि आपने देखा कि अभी पिछले 3.5 साल की एक गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर ये 15 महीने से एक दूसरी गवर्नमेंट है, जो उनकी पॉलिसीज थी उनको इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। अब ये गवर्नमेंट जाएगी तो इसके बाद जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो इनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं करेगी, वो अपनी चीजें लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये बात होनी चाहिए कि हमारा जो पूरी दुनिया के अंदर एक सिस्टम है कि जो पॉलिसीज बनती हैं गवर्नमेंट्स की, वो तकरीबन कोई 20-25 साल 30 साल की आगे की पॉलिसीज बनती हैं। गवर्नमेंट चाहे जो भी आए, लेकिन उसकी एक कंटिन्यूशन बनती है, उस पॉलिसी कंटिन्यूशन होती है, वही पॉलिसीज आगे चलती है। आप कारोबार के अंदर अब देखें, पिछले 5 सालों से आप अगर देख लें तो एफडीआर के 12 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। इसी तरीके से 8 फाइनेंस सेक्रेटरीज चेंज हो चुके हैं। जब ये चीजें सामने आएंगी तो आप कैसे अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू करेंगे? सही सर, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि जो गैर मुल्की सरमायाकार भी थे उन्होंने भी अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान से ख़त्म कर लिया, अपनी जो जितने भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो उन्होंने निकाल ली है, जिसका बहुत बुरा एक असर पड़ रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि आइंदा दिनों में क्या ये सूरत हाल बेहतर होगी? क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तानियों पर एतमाद कर सकेंगे? मैं फिर वही बात करूंगा कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी इस मुल्क के अंदर, कोई बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने को तैयार नहीं होगा। फॉरेन इन्वेस्टर तो क्या, लोकल इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आगे चल के होना क्या है। तो इसी वजह से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जब भी हो, ये हमारे तमाम इदारे, हमारे सियासी जमातें, ये तमाम लोग बैठ के एक ऐसे फोरम पे बात करें कि जी ये हमारी पॉलिसीज होंगी, भले गवर्नमेंट जो भी आए, जो भी चेंज हो, लेकिन पॉलिसीज हमारी कंटिन्यू करेंगे। और पॉलिसीज जो हैं वो स्टेक होल्डर्स, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसके साथ बैठ के बनानी चाहिए। सही सर, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि आइंदा होने वाले इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा पाकिस्तान में? देखें, अभी जो फिलहाल सामने सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें एक पार्टी को
मतलब शायद इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, या अगर लड़ने भी दिया जाए तो वो फुल टोन में वो अपना इलेक्शंस नहीं लड़ सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इलेक्शंस के अंदर आना चाहिए, इलेक्शंस लड़ने चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट बने वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए उन इलेक्शंस के ऊपर। सर, बिजनेस कम्युनिटी के लिए या इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात की जाए तो बिजली और गैस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इनके लिए, और इन्हीं दोनों चीज़ों की कीमतें आसमानों को छूती जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा दिनों में ये कैसे जो है आप ओवरकम किया जाएगा इस चीज़ को? सॉरी, आपकी बात काटी मैंने। बात ये है कि ये आप जैसे देखते हैं कि पिछले जो 3.5 साल गुजरे पिछली गवर्नमेंट के, पीटीआई की गवर्नमेंट के, उसमें जो आईएमएफ के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके ऊपर वो बातें तमाम हम फुलफिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से आईएमएफ ने हमें बड़ा टफ टाइम दिया इस मरतबा, और आपने देखा कि वेरी लास्ट डे जाके ये हमारा एग्रीमेंट हुआ आईएमएफ के साथ। तो बात वही आ जाती है कि आपकी पॉलिसीज सही होनी चाहिए और वो पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि आईएमएफ से मुआहिदा हमारा बिल्कुल लास्ट डेट्स में जाकर हुआ है, और अब आईएमएफ का कहना है कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान की जो महंगाई है उसमें भी कमी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी, और काफ़ी सारे दावे किए जा रहे हैं कि आईएमएफ से हमें कर्जा मिलने के बाद काफ़ी खुशहाली आने वाली है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ये भी कहते हैं कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरीली हमें जो है ना सोल्यूशन मिला है, हमें परमानेंट सोल्यूशन अभी भी ढूंढना है। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा दिनों में इसके क्या असरात होंगे? देखें, लोन्स के ऊपर तो कभी भी कोई मुल्क जो है वो फॉरएवर नहीं चल सकता। ये हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको कारामद करना पड़ेगा, उसको सामने लेके आना पड़ेगा, उनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम अल्लाह ताला का इतना करम है इस मुल्क के ऊपर कि इतनी नेचुरल रिसोर्सेज इस मुल्क को दी अल्लाह ताला ने दी कि शायद ही किसी मुल्क के पास हो। तो हमें वो यूटिलाइज करनी चाहिए वो चीजें, और खासतौर पे जो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए, जेवी करना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर करने चाहिए बाहर की कंपनियों के साथ, और ये आपकी एक्सपोर्ट क्या, आपके ऊपर जितना कर्ज है इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 136 अरब डॉलर का कर्ज है, वो आपका बिल्कुल उसके अंदर आप पे ऑफ कर सकते हैं अगर आप अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को काम में लेके आएंगे। सर, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास बहुत है, हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। मतलब पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन यूटिलाइज किसी चीज़ को नहीं किया जाता। हम यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम यूटिलाइज नहीं करते उन चीज़ों को। हमें जो मैंने मिसाक मईशत की बात की वो यही की कि हमें ये हमारी सियासी जमातों को, हमारे इदारों को बैठ के ये फैसला करना है कि हम जब तक ये अपनी पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म नहीं बनाएंगे ये चीजें हम फेस करते रहेंगे, ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते रहेंगे। अभी आपने बिजली और गैस की बात की, बात ये है कि ये जो आईएमएफ के साथ आपका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, ये उसकी बेसिस के ऊपर ये प्राइसेस इसकी बढ़ाई गई हैं, और ये हमें मतलब हम इसको कब तक कम्पीट कर सकते हैं इन चीजों को? हमने पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना है। हम कैसे अपने काम को बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? लेकिन सर, आईएमएफ जो मुतालबात कर रहे हैं, कह रहे टैक्सेस बढ़ाए जाएं और जितनी भी पॉलिसीज वो लाने का कह रहे हैं, वो तो बेसिक चीजें हैं, वो हुकूमत को खुद सोचनी चाहिए थी। जो आईएमएफ हमें आके बता रहा है कि आपने अपने मुल्क में इस तरह पॉलिसीज बनानी और ये काम करने, तो हमारी हुकूमत क्या करी? हमारी हुकूमत को नहीं पता कि मुल्क चलाना है। उसकी बात वही आ जाती है, वही बात। ये हुकूमत सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं, तमाम हुकूमतें जब तक जो पाकिस्तान में इस वक्त तक आई हैं उन सब का मसला यही है कि जो एक पॉलिसी होती है पिछली गवर्नमेंट की उसको खत्म करके अपनी नई पॉलिसी ले आते हैं, नए टैक्सेस लगाते हैं। आपके पास टैक्स देने को पैसा नहीं होगा अवाम के पास, तो कहाँ से आप टैक्स कलेक्शन करें? आपने सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम किया इस गवर्नमेंट ने आके कि इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। अब आपका जो मुल्क है वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है आपका, वो इंपोर्ट बेस्ड रेवेन्यू कलेक्शन है। आपके टैक्सेस ड्यूटी के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा होता है। आपने उसी को बैन कर दिया और उसके ऊपर आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई कि आज हम उसका ये हाल हुआ पड़ा है मुल्क का। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो सियासी सूरत हाल बदहाल चल रही है पाकिस्तान में, इसका सबसे ज्यादा असर कौन से सेक्टर पर पड़ा है?
ظاہر ہے بزنس کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا ہے اس کا. سر آپ بزنس دیکھیں میں تو بہت ساری بزنس چیزیں چلے گا, آتی ہیں نا. دیکھیں یہ آپ ایک سیکٹر کو آپ نہیں لے سکتے اس کے اندر, تمام سیکٹرز اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں. صحیح. اور میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹائل ہمارا, ہم ٹیکسٹائل میں ہم بہت اچھے ہیں, لیدر میں بہت اچھے ہیں. یہ 2-3 سیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمیں دوسرے سیکٹرز کو بھی ڈھونڈنا چاہیے. میں سی فوڈ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کا سی فوڈ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, وہ پروسیسنگ نہیں ہے اس کی کہ ہم اس کو ویلیو ایڈڈ کر کے باہر بیچ سکیں. ہم یہ گورنمنٹ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ قرض لیں, بالکل لیں, لیکن قرض آپ ان چیزوں کے اوپر لگائیں جو آپ پیسہ لے رہے ہیں, آپ ان چیزوں کے اوپر لگائیں تاکہ آپ کو اس کا ریپلائی بیک مل سکے کچھ. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے کہاں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2035 تک پاکستان اچھا خاصا جو ہے نا ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا اور کیا واقعی یہ سب ہوگا؟ وہ تو بات وہی ہے کہ جو ابھی انہوں نے بتایا کہ جی یہ سب چیزیں ایسے ہوں گی اور فارن انویسٹمنٹس آئیں گی اور پرائیویٹائز کریں گے چیزوں کو. یہاں کے پاکستان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو آپ, جو سرکاری پراپرٹیز ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کریں گے. بات یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے بڑا اچھے طریقے سے. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے واپس کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں, آپ کی پالیسیز لانگ ٹرم ہیں کہ نہیں ہیں, جو کہ ابھی تک نہیں ہے. تو ناظرین بات یہاں پر یہ ہے کہ جب تک حکومت اپنی پالیسیز نہیں مینٹین کرے گی تب تک کوئی بھی سیکٹر ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہاں پر جس طرح ہمارے مہمان نے کہا کہ ایک حکومت آتی ہے وہ پالیسیز بناتی ہے, پھر دوسری حکومت آتی ہے وہ پالیسیز ختم کر دیتی ہے. تو یعنی کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا پاکستان میں تو معاشی استحکام کو تو آپ بھول ہی جائیں, وہ تو قطعاً بھی نہیں آ سکتا. جس وقت سیاسی استحکام آ گیا, جب ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ سیاست سے زیادہ معیشت پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور معیشت کو بڑھانے کی ضرورت ہے, تو پھر ملک میں استحکام بھی آئے گا. پھر سیاسی استحکام اور معاشی استحکام دونوں پیرالل ہو کر چلیں گے اور دونوں ہی پاکستان میں آ جائیں گے اور عوام خوشحال ہو جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تازہ ترین خبریں, تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات, کھیلوں کی خبریں, شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.